क्या होता है, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स की अपने को स्टडी करनी है और नीट में इस चैप्टर से ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल सही सर। स्टूडेंट्स के मन में यह डाउट बना रहता है कि ये मॉडर्न वर्ड कहां से आ गया, क्या ये अलग फिजिक्स है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स कि जो आप 11th में फिजिक्स पढ़ के आए थे उस फिजिक्स को हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। बिल्कुल। क्लासिकल फिजिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर स्टडी करते हैं। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल जिनका मास ज्यादा होता है। उन पार्टिकल्स के ऊपर जब फिजिक्स के फंडामेंटल रूल्स और रेगुलेशन को अप्लाई किया गया तो वो वैलिड थे। पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हमें मिले जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स थे। आई थिंक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आप जानते होंगे क्या होते हैं सर? इलेक्ट्रॉन्स लाइक पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स जिनको बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम नहीं देख सकते। उन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर जब हमने फिजिक्स के फंडामेंटल रूल्स को अप्लाई किया तो उनमें से कई रूल्स एप्लीकेबल ही नहीं रहे। तो एक नई ब्रांच की रिक्वायरमेंट हुई जिसको बोल दिया गया, हमने कहा उसको क्या कहा? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का नाम रखा गया। तो इस चैप्टर में हम मॉडर्न फिजिक्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन था कि मॉडर्न फिजिक्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले उससे पहले मैं बताऊं कि इस मॉडर्न फिजिक्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उसके बाद हम पढ़ेंगे मैटर वेव, नेक्स्ट वन हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की। और जहां तक नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का सवाल है तो इस मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर से हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और यहां से हम कह सकते हैं एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन हर साल नीट एग्जाम में आता ही है। ये पैटर्न ही है। और ये जो क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, ये इतने इजी है कंपैरेटिवली बाकी टॉपिक से, तो आप आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हो और ये टॉपिक आपकी रैंक को बूस्ट भी कर सकता है। तो सर हम यहां पर मॉडर्न फिजिक्स में इन 4 टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं और इन 4 टॉपिक में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करें। ओके सर, सो बिफोर वी स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, let us discuss a basic topic of this chapter which is electron emission। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है पहले मैं आपको समझाता हूं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। या मैंने सपोज कर लिया ये एक मेटल है, ये मेटल मैंने शो कर रखा है और इस मेटल के अंदर बहुत सारे ये है फ्री वाले इलेक्ट्रॉन जो ये दिखा रखे हैं आपको। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस के अंदर फ्रीली रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में रोम या घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। इनके पास स्पीड होती है और ये लगातार मोशन करते रहते हैं। अब यदि ये यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन से मेरा क्या मतलब है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिन इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो, या ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम यहां पे क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन से मेरा मतलब आपको समझ में आ गया होगा सर। इसका मतलब कि किसी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा भी दूसरे टाइप के इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। बिल्कुल सर, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और इसके अंदर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ओके सर, थैंक यू। स्टूडेंट्स को ये बात काफी क्लियरली समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर, ठीक है सर। अब सर आगे बात होती है कि यदि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस के अंदर कॉन्टिन्यूस मोशन कर रहे हैं, इनके पास यदि स्पीड है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं या नहीं करते? अब बात ये होती है सर, क्या आप कह रहे हैं यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो क्या इस प्रोसेस में इस मेटल के ऊपर कोई चार्ज आएगा? बिल्कुल सर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने बेसिकली पढ़ा है कि यदि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने जाता है तो उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सेम केस यहां भी होगा। तो यहां पे मैंने सपोज कर लिया, लेट सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड भी है और एनर्जी है। तो क्वेश्चन ये कि क्या ये इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर निकलने का ट्राई करता नहीं करता, ये इधर बाहर जाना चाहता है क्या? तो जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर निकलता है, बाहर निकलते ही इस मेटल के ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज या पॉजिटिव का आयन आ जाता है और ये पॉजिटिव का आयन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्टिव फोर्स से वापस मेटल की सरफेस के अंदर खींच लेता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, ये मेटल की सरफेस से बाहर जाने का ट्राई तो करते हैं, बट ये पॉजिटिव आयन इन सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स को वापस मेटल की सरफेस में अंदर खींच लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर नहीं निकल पाते। तो अब बात ये
होती है, तो क्या इन इलेक्ट्रॉन को निकालना है यदि मेटल के सरफेस से, तो किस तरीके से फिर हम इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकाल सकते हैं। तो यदि मुझे इस इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालना है, तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को एडिशनल या एक्सटर्नली एनर्जी देनी पड़ेगी। वो मुझे एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, तो बच्चों देखो यहां पे ये पॉजिटिव वाला आयन, ये जो पॉजिटिव आयन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को जितने अट्रैक्टिव फोर्स से अंदर की ओर खींच रहा है, यदि इतनी ही मिनिमम अमाउंट की एनर्जी मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर प्रोवाइड कर दूं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल की सरफेस से बाहर आ सकता है क्या? हाँ बच्चों, आ सकता है। तो हमको इस प्रोसेस में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालने के लिए, और उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को सर हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। बिल्कुल सही सर। अब ये देखो लास्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू रोम विद इन द मेटल। मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल में फ्रीली, मतलब फ्री है रोम करने के लिए, घूमने के लिए, yet they are not free to escape freely from the metal, बट वो इस मेटल से बाहर नहीं निकल सकते जब तक उनको मिनिमम एनर्जी या वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर दी जाती है। तो ये होती है इलेक्ट्रॉन फिनोमेना। किसी भी इलेक्ट्रॉन एमिशन फिनोमेना, किसी भी इलेक्ट्रॉन को यदि मेटल सरफेस से बाहर निकालना है तो उसको एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी देके हम मेटल सरफेस से बाहर निकलवा सकते हैं। उस मिनिमम अमाउंट की एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। चलो आगे देखते हैं। तो सर हम ये कंक्लूजन यहां से निकाल सकते हैं कि पहली बात तो इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। जैसा कि सर ने कहा कि किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देना जरूरी है। तो आप किसी मेटल को कितने टाइप से एनर्जी दे सकते हो, तो हम यहां पर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन को देखने वाले हैं। तो अगर हमारे पास कोई मेटल है, हम उस मेटल को हीट एनर्जी सप्लाई कर देते हैं, थर्मल एनर्जी सप्लाई कर देते हैं, तो इसे कहा जाता है थर्मो आयनिक एमिशन। जैसे हमारे पास सपोज कीजिए ये एक मेटल है, इस मेटल को मैं हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, इसको हमने क्या करा, हीट एनर्जी दे दी। जब इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं तो ये मेटल हीट अप होके इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट कराना स्टार्ट कर देगा, और इस प्रोसेस को बोला गया थर्मोआयनिक एमिशन। थर्मोआयनिक एमिशन का प्रैक्टिकल एग्जांपल हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे डेविसर जर्मर एक्सपेरिमेंट में, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैटर वेव, हम वहां पर इसको डीपली स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन या फील्ड इमिशन। आप क्या करें, इस मेटल को, जो मेटल हमारे पास था, इस मेटल को हम यहां पर एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में सेटअप कर देते हैं। एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दी। एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम यहां पे लगा रहे हैं, तो इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं, और इसे बोला गया फील्ड इमिशन या इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन। और नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास यहां पर आता है, जिसको हम काफी डिटेल में देखना चाहते हैं, और वो हमारे पास क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम पढ़ना चाहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमने कहा था एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से पूछा जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मतलब लाइट। बिल्कुल सही। तो हम यहां पर मेटल को कौन सी एनर्जी देने वाले हैं, लाइट एनर्जी। हम मेटल के ऊपर लाइट गिराएंगे, और जैसे हमारे पास ये अगर कोई मेटल है, इस मेटल में जैसा कि आपने कहा था कि मिलियंस और बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, इस मेटल के ऊपर हम लाइट एनर्जी यहां पे स्ट्राइक कराएंगे। जब लाइट एनर्जी यहां गिर रही है तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ध्यान देने वाली बात सर यहां पर क्या है कि आपको जब मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराना है तो एक मिनिमम एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि आपने प्रीवियस स्लाइड में बताई थी, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को मिल रहा था मेटल से। तो उसी को ओवरकम करने के लिए आपको एक मिनिमम एनर्जी देनी। तो हम क्या कह सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, और वो मिनिमम एनर्जी कहलाती है वर्क फंक्शन। और इस वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई
नॉट से। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। तो हम वर्क फंक्शन की अगर बात करें तो पहली बात, वर्क फंक्शन डिपेंड करता है मेटल के सरफेस के नेचर पे, मेटल पे सरफेस पर। मेटल सरफेस चेंज नहीं हो रहा तो वर्क फंक्शन भी चेंज नहीं होगा। सेकेंड थिंग कि वर्क फंक्शन सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी है। अगर आप मेटल की डेप्थ की बात करें तो डेप्थ के साथ वर्क फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं होते। चाहे मेटल आपके पास थिन हो या थिक हो, वर्क फंक्शन उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है। जैसे आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है या सरफेस पर है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, सरफेस से निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलने के लिए सरफेस तक तो जाएगा ही सही। अब सरफेस तक पहुंच गया, उसके बाद ये बाहर निकलेगा, पर कितनी एनर्जी खर्च करेगा? वर्क फंक्शन के बराबर। आई थिंक ये बात स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुकी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो चलिए आगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करते हैं, वो है फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। तो यदि हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसा कि सर ने आपको बताया कि किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट गिराने पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो यदि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना है तो उसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, जिसे हम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से भी जानते हैं। तो देखिए, हम ये देखते हैं यहां पे कि फोटॉन्स क्या होते हैं, फोटॉन किसे बोलते हैं और फोटॉन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहली बात करता हूं फोटॉन क्या होता है। तो देखिए, फोटॉन के बारे में यदि मैं लिखूं तो फोटॉन होता है, सिंपल टर्म में लिखूं तो फोटॉन इज इक्वल टू एनर्जी पैकेट। एनर्जी के पैकेट को या एनर्जी के बंडल को या एनर्जी का क्वांटा फोटॉन कहलाता है। ये सिंपल मैंने इसको डिफाइन कर दिया। तो ध्यान रखना, फोटोन का मतलब एनर्जी का बंडल या एनर्जी के पैकेट्स। इस लाइन का यह मतलब है कि जब भी लाइट किसी सरफेस पर स्ट्राइक करेगी या मैटर पर स्ट्राइक करेगी तो लाइट छोटे छोटे टाइनी पैकेट्स के फॉर्म में मेटल से स्ट्राइक करेगी और उन छोटे छोटे टाइनी एनर्जी के पैकेट्स को कहा जाता है फोटोन। तो फोटोन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हेन लाइट बिहेव्स एज अ क्वांटा, लाइट क्वांटा के फॉर्म में बिहेव करेगी व्हेन इट इंटरैक्ट विद द मैटर सरफेस। तो ये ध्यान रखना, जब भी मैटर सरफेस से इंटरेक्शन होगा तो फोटॉन्स की फॉर्म में इंटरेक्शन होगा और उन एनर्जी के क्वांटम को हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। तो क्या सर हम यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमने लाइट वेव को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ दिया? बिल्कुल सही बोला जैसा सर, कि अगर ये हम बोले कि ये कोई लाइट का सोर्स है, हाँ। एक सोर्स है और ये लाइट यहां पर रेडिएट कर रहा है, बिल्कुल सर, तो इस लाइट को आप छोटे छोटे पैकेट्स में बिल्कुल सर, ब्रेक कर रहे हो और इसी को आपने कहा सर, इसी का बिल्कुल सर ने बहुत अच्छे से समझाया। इन छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स को अपन क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको समझना हो तो हम लाइट को यहां पर छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से मिलकर बना हुआ मानेंगे। ये तो ही फोटोन की डेफिनेशन। अब चलते इसकी प्रॉपर्टीज की ओर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज की बात करूं यदि मैं फोटोन की, तो फोटोन जब मोशन करता है तो उस फोटोन की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो फोटोन ऑलवेज ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में फोटोन की स्पीड हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हम ये कहने वाले हैं कि जो फोटोन है वो किसी लाइट सोर्स से जब निकल रहा है तो उस फोटोन की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड होती है। फिक्स होती है मींस कि एक लाइट सोर्स, अगर हमने कहा ये एक सोर्स है और ये लाइट रेडिएट कर रहा है, जब ये लाइट रेडिएट कर रहा है तो यहां से जो फोटोन्स बाहर जा रहे हैं इनकी एनर्जी फिक्स्ड है। अगर ये सोर्स भी फिक्स्ड है, कोई दूसरा सोर्स होगा तो उस फोटोन्स की एनर्जी डिफरेंट होगी, पर उस सोर्स से निकलने वाले सारे फोटोन्स सेम एनर्जी के होंगे। अब जब इन फोटोन्स की एक फिक्स एनर्जी है तो ऑब्वियसली इनके पास फिक्स मोमेंटम भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं ईच फोटोन हैविंग फाइनाइट एनर्जी एंड मोमेंटम। बिल्कुल सर, ओके सर। तो आगे बढ़ते हैं सर हम। अब देखिए सर, हर फोटॉन्स के पास कितनी एनर्जी होती है अब हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक ने ये बताया था कि किसी भी जो फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, किसी भी फोटॉन के पास जो एनर्जी होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ऐसा प्लैंक ने बताया था। और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां पे एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं यहां पे h,
जिसे हम प्लैंक कांस्टेंट भी बोलते हैं। right. तो पहला फॉर्मूला आ गया हमारे पास। आपको यदि किसी भी फोटोन की एनर्जी की बात करनी, ईच एंड एवरी फोटोन हैज डेफिनेट एनर्जी और उसकी वैल्यू होती है h इंटू न्यू। और हम सिंस वी नो वेरी वेल दैट न्यू इज इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा, c अपॉन लैम्डा। तो जैसे मैं न्यू की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो फोटोन की एनर्जी का एक और फॉर्म आ जाएगा E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो कभी भी आपको फोटोन की एनर्जी की बात की जाए तो या तो आप एच न्यू बोल दीजिए या आप एच सी बाय लैम्डा बोल दीजिए। अब यहां पे मैं एच के बारे में थोड़ा आपको इसकी वैल्यू बता देता हूं। यहां पे एच क्या है, यहां पे इस एच को हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, जो कि प्लैंक के ऑनर में दिया गया था इसका नाम। और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंटली 6.62 या 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। ये एच की वैल्यू आपको जो दे रखी है ये जूल इंटू सेकेंड में दे रखी है एसआई यूनिट में। कभी कभी आपको इस एच की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी नीड होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकंड में। तो मैं इस जूल इंटू सेकंड को इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूं। तो हम जानते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट होती है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो इस रिलेशन से मैं इस h की वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकंड में यदि कन्वर्ट करना चाहूं तो ये जो h है हमारे पास 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 में यदि मैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का डिवाइड कर देता हूं तो ये वैल्यू जूल इंटू सेकंड से इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ये 16 है, 1.6 16 मान लेता हूं अभी, और ये 66 है ऑलमोस्ट। तो 16 के टेबल में अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स ही आता है, 16 4 जा 64। तो जब इसको सॉल्व करते हैं h की वैल्यू को तो इस h की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 4.132 इंटू पावर चेक कर लेते हैं। ये पावर माइनस 34 है, ये पावर माइनस 19 है। माइनस 19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस 19 बन जाएगा। माइनस 34 और प्लस 19 होता है 10 की पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। तो जब भी न्यूमेरिकल में आपको h की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड में चाहिए तो आप ये वैल्यू पुट कर देना, और जूल इंटू सेकेंड में चाहिए तो आप ये वैल्यू पुट कर देना। तो ये तो बात हुई फोटोन की एनर्जी की, कि फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, और प्लैंक कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये फॉर्म सर न्यूमेरिकल्स में काम आए। बिल्कुल सर। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम की यदि बात करें तो जो फोटोन का जो मोमेंटम होता है, यदि मैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन से लिखूं कि किसी भी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है वो E इक्वल टू होती है mc²। आइंस्टीन ने ऐसा बताया था। क्या मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकता हूं कि E इक्वल टू mc इंटू सी? क्या बिल्कुल बात सही है सर? बिल्कुल। और हम जानते हैं कि फोटोन जब ट्रेवल करता है वैक्यूम में तो जो उसकी स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। और m इंटू वी को अपन क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो ये जो मोमेंटम होगा किसका होगा सर? फोटोन का। तो m इंटू सी को मैंने मोमेंटम लिख दिया, स्मॉल p से मैंने डिनोट किया मोमेंटम को यहां पे, इंटू c इक्वल टू E। तो यहां से जो मोमेंटम का फॉर्मूला निकल के आता है P इक्वल टू E बाई सी होता है। तो हर एक फोटोन के पास जो मोमेंटम होता है वो E बाई सी होता है, जो कि मैंने यहां लिखा हुआ ये दिख रहा। बिल्कुल। और हम जानते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, E की वैल्यू कितनी होती है? h न्यू। तो यदि मैं E को यहां पर h न्यू पुट कर दूं तो मोमेंटम का एक और फॉर्मूला आया h न्यू बाई सी, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। और यदि हम E को एच सी बाय लैम्डा पुट करेंगे तो वही मोमेंटम का एक और फॉर्मूला आएगा h बाय लैम्डा। तो किसी भी फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो बच्चों कितनी होती है? h न्यू या एच सी बाय लैम्डा हर फोटोन के पास। और मोमेंटम कितना होता है? P इक्वल टू h बाय लैम्डा होता है। अब यहां पे लास्ट बात और देख लीजिए, क्योंकि इस इक्वेशन में h भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। तो दोनों कांस्टेंट को मैं सॉल्व करके एक डेफिनेट वैल्यू निकाल लेता हूं। तो इस hc की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट की गई इनटू एंगस्ट्रॉम में, उस hc की वैल्यू सॉल्व करने पर आती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। यदि आपको
कभी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो न्यूमेरिकल में, तो एचसी की वैल्यू ऑलवेज और ऑलवेज आप 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम पुट कर देना, और नीचे जो लैम्डा दिया गया है इस लैम्डा को किस में पुट करेंगे सर? एंगस्ट्रॉम में। तो ये वही बात एनर्जी की और मोमेंटम की। आगे बढ़ते हैं। इट्स मींस हम कह सकते हैं कि फोटोन की एनर्जी जब आपको कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे, 12400 बाय वेवलेंथ को लिखना है किसमें? एंगस्ट्रॉम में। और ये पूरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहां भी एंगस्ट्रॉम रहता है पर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोला सर। यही बात है सर? बिल्कुल सर। ओके, तो हमने यहां पर सीखा कि फोटोन के पास मोमेंटम है, फोटोन के पास एनर्जी है, फोटोन्स लाइट को ही कहा जाता है, और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ये ट्रेवल करते हैं। तो हमने इसको एक बार ब्रीफली वापस रिवाइज भी करा दिया हमारे स्टूडेंट्स के लिए। आगे बढ़े सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो हम बात करते हैं फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट में, और फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट में हमने मोमेंटम की बात की। हमने बोला फोटोन के पास मोमेंटम है, एनर्जी है, और हमने बोला स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे। बिल्कुल सर। अरे जब स्पीड ऑफ लाइट से फोटोन चल रहा है तो क्या फोटोन के पास रेस्ट मास है? नहीं होगा सर। नहीं, फोटोन्स के पास रेस्ट मास नहीं होता। फोटोन्स के पास रेस्ट मास नहीं होता, बट उनके पास इफेक्टिव मास होता है। मूविंग मास होता है। बिल्कुल सर। इफेक्टिव मास, दे आर हैविंग इफेक्टिव मास। तो फोटोन्स के बारे में अगर हम कहें कि फोटोन्स का रेस्ट मास नहीं होता, बट उनके पास इफेक्टिव मास होता है। बिल्कुल सही। तो हम कह सकते हैं कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास को डिनोट करते हैं एम नॉट से, दिस इज 0। अगर हम इसके इफेक्टिव मास की बात करें तो इफेक्टिव मास को हम लिखते हैं E/c², क्योंकि हमने देखा था आइंस्टीन इक्वेशन क्या बोलती है, E = m × c², ये कहा जाता है। तो फोटोन का इफेक्टिव मास अगर हम यहां से निकालें तो m क्या लिखेंगे, E/c², और E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। बिल्कुल सर। एनर्जी ऑफ फोटोन जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन E की जगह हम यहां पे पुट करें h/c²। बिल्कुल। अच्छा, न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c/λ। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं न्यू की जगह c/λ/c², राइट? तो यहां से c कैंसिल आउट। तो हमारे पास इफेक्टिव मास कितना आ गया, h/c²। ध्यान से देखिए, h प्लैंक कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट, दोनों कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, लैम्डा। तो हम कह सकते हैं कि फोटोन का जो इफेक्टिव मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के, लैम्डा के। तो ये बताइए, अगर विजुअल स्पेक्ट्रम को हम देखें, विब्ग्योर, बिल्कुल सर, वॉयलेट से रेड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वेवलेंथ बढ़ेगी। तो बताइए, वेवलेंथ वॉयलेट और वेवलेंथ रेड किसकी ज्यादा है, वॉयलेट की। वेवलेंथ रेड की, बिल्कुल सर, की ज्यादा है। सर। तो बताइए इफेक्टिव मास किसका ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे किसका, वॉयलेट का। आई थिंक ये बात बच्चों को यहां इसका मतलब सर ये बोलना चाह रहे हो हर फोटोन का इफेक्टिव मास अलग अलग होता है। बिल्कुल, ओके बिल्कुल, क्योंकि हमने कहा ना, एनर्जी डिपेंड करी फ्रीक्वेंसी पर, वेवलेंथ पर, और हर एक कलर के लिए अलग अलग वेवलेंथ है। बिल्कुल सर, समझ गया सर। ओके, तो हम यहां से आगे बढ़ते हैं इसको। देखिए, हमने ये कहा था कि ऑलवेज ये बात आपको याद रखनी है कि फोटोन रेस्ट मास नहीं होता, और हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ये ट्रेवल करते हैं। इस बात को बहुत ध्यान रख के चलना है। आगे बढ़ते हैं। जब भी फोटोन किसी मैटर के साथ इंटरेक्शन करता है, किसी सरफेस के साथ टकरा रहा है, तो यहां पर हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड। मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। बिल्कुल सर। मोमेंटम कंजर्व नहीं है तो मॉडर्न फिजिक्स में वो फिनोमिना भी पॉसिबल नहीं होगा। इस बात को मैं मॉडर्न फिजिक्स में, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी बता रहे हैं हम, और इसको आगे भी आपको काम में लेना है। चारों टॉपिक्स में यही बात घूम फिर के आएगी, मोमेंटम शुड बी कंजर्व। तो मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, एनर्जी कंजर्व, एनर्जी भी कंजर्व होनी चाहिए। मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्व, ठीक है। अब नेक्स्ट बात देखिए, बट नंबर ऑफ फोटोन मे नॉट बी कंजर्व, कि नंबर ऑफ फोटोन्स कंजर्व है या नहीं है, ये कोई बात जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? अगर हम यहां पे देखें कि नंबर ऑफ फोटोन्स मे नॉट बी कंजर्व, इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहां पर एक मैटर को लेके चल रहा हूं, ये एक सरफेस है, मैटर सरफेस, जिस पर मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हमने कहा लाइट क्या है, फोटोन्स। तो लाइट फोटोन्स यहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं, लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स यहां पर आ रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन ने इस फोटोन को रिसीव किया। जब इस इलेक्ट्रॉन ने इस फोटोन को रिसीव किया तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, फोटोन एब्सॉर्ब हो गया। बिल्कुल। अब यहां से कोई दूसरा फोटोन आया और किसी और इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट हुआ। बिल्कुल सर। फोटोन इलेक्ट्रॉन ने एब्सॉर्ब कर लिया,
फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया इलेक्ट्रॉन ने। जब फोटोन एब्जॉर्ब हो गया तो क्या नंबर ऑफ फोटोन यहां पर कंजर्व है क्या? नहीं रहे, नहीं है। नंबर ऑफ फोटोन्स मे नॉट बी कंजर्व, मे बी और मे नॉट बी कंजर्व हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आई थिंक बात क्लियर हो चुकी है। बिल्कुल सर, गॉट इट। आगे बढ़े सर। यस सर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने यहां पर मास की बात करी, हमने कोलिजन की बात करी। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि फोटोन की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी? सोर्स की फ्रीक्वेंसी, लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर। जब तक लाइट सोर्स चेंज नहीं होगा, फोटोन की एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पे चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली आ जाएगा, क्योंकि हमने कहा था एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यही कहा था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नंबर ऑफ फोटोन विल डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नंबर ऑफ फोटोन्स किस पे डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी पे। लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा है, फोटोन्स के नंबर भी उतने ही ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा फोटोन्स या जितनी ज्यादा लाइट आ रही है हमारे पास, उसमें उस लाइट में नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा होंगे। लेकिन क्या ऐसा हर फोटोन्स जो आ रहा है उसमें हर फोटोन्स की एनर्जी सेम होगी या अलग अलग होगी? वो डिपेंड करेगा कि वो जो फोटोन्स लाइट में आ रहे हैं वो केवल सेम सोर्स से आ रहे हैं या डिफरेंट सोर्स से। जैसे अगर आप कहते हो कि सनलाइट है, सनलाइट क्या मोनोक्रोमेटिक है? मोनोक्रोमेटिक नहीं है। सनलाइट में केवल एक फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ नहीं होती। जब नहीं है सनलाइट में तो सब फ्रीक्वेंसी अलग अलग, फोटोन की एनर्जी भी अलग अलग होगी। पर कोई एक लाइट सोर्स है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हमारे पास है, ये एक लाइट सोर्स है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है। हाँ, बिल्कुल। तो फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो इससे जितनी भी फोटोन्स निकल रहे होंगे सब सेम एनर्जी के साथ जाए। बिल्कुल सर, समझ गया सर। आई थिंक ये बात स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुकी होगी। बहुत अच्छा डाउट आपने पूछा सर यहाँ पर। तो सर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब देखते हैं हम, तो हमने फोटॉन्स की बेसिक प्रॉपर्टीज सर और मैंने दोनों ने मिलकर डिस्कस कर ली। अब जो भी हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन यहां पे प्लॉट किया हुआ है, व्हाट इज द रेंज ऑफ एनर्जीज फॉर द विजिबल लाइट। तो यहां पर आपको एक विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम शो कर रखा है और विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में आपको पता है कि वो विबग्योर से शो किया जाता है। ये है विबग्योर। 7 कलर्स होते हैं इसके अंदर। और हम जब लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं तो वेवलेंथ हमेशा बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होती है। तो इसका मतलब यहां पे है कि जो वॉयलेट कलर है उसकी आपको वेवलेंथ दे रखी है और वो दे रखी है नैनोमीटर में, 400 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ हमको पता है वॉयलेट की तो दे रखी है 400, और रेड कलर की जो आपको वेवलेंथ दे रखी है वो दे रखी है आपको क्वेश्चन में 800 नैनोमीटर। तो आपको लैम्डा पता है, आपको निकालना क्या है? एनर्जी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा सर, हम यहां पर ये बात भी देख सकते हैं क्या कि जब हम विबग्योर में वॉयलेट से रेड की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, एनर्जी ऑफ फोटोन कम होगी, फोटोन कम होगी। बिल्कुल सर, एनर्जी ऑफ फोटोन कम होगी। इफेक्टिव मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। हाँ बिल्कुल सर। क्या होगा? इफेक्टिव मास भी कम होगा। यहां पर ये बातें स्टूडेंट्स को नॉर्मली ध्यान रख के चलनी है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर इस क्वेश्चन के लिए। तो हमने इस क्वेश्चन में आपने कहा कि विजिबल स्पेक्ट्रम दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है। तो एक बार यहां पर वेवलेंथ अगर हम देखें, वेवलेंथ अगर हम यहां पे देखें तो ये वेवलेंथ किसकी हमें बात कर रखी है? वॉयलेट कलर की। तो एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर वॉयलेट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या लिखेंगे इसको? 12400 अपॉन वेवलेंथ किस में रखते हैं? एंगस्ट्रॉम में सर। और ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यही करने वाले सर। बिल्कुल। तो अच्छा 400 नैनोमीटर, लैम्डा वी कितना है? 400 नैनोमीटर। तो इसको अगर एक्सॉन में कन्वर्ट करें तो कितना जाएगा? 4000 एक्सॉन। स्टूडेंट्स आई थिंक ये बात जानते होंगे। ठीक है, 10⁻⁹ से 10⁻10 मिला है। तो यहां पर वैल्यू पुट करें तो एनर्जी ऑफ फोटोन किसके लिए? वॉयलेट के लिए हमारे पास 12400 बाय 4000। बिल्कुल यही आने वाला है। बिल्कुल। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग कितना आ रहा है सर? ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब एनर्जी ऑफ फोटोन पूछी जाती है तो उसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आती है। हाँ, हो सकता है ऑप्शन में आपको जूल में दे रखा हो तो आप इसको जूल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके। तो ये तो वॉयलेट की होगी। अगर हम रेड के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो रेड की एनर्जी तो 124
00 डिवाइड बाय रेट के लिए कितना हो गया 8000 एंगस्ट्रॉम। ये होगा Yes, sir. 8000 होगा। तो यहां पर एनर्जी किसमें आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इसको कैलकुलेट करें तो लगभग कितना आता है 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, रेड और वॉयलेट किसकी एनर्जी ज्यादा आई वॉयलेट की एनर्जी। तो ये हमारे पास विजिबल के लिए मैक्सिमम एनर्जी आएगी और ये हमारे पास मिनिमम। तो रेंज कितनी होगी विजिबल स्पेक्ट्रम की एनर्जी की 1.5 से लेके 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच। बिल्कुल सही सर। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व